राजनीतिक जीवन। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में ही रहता है और समस्त विकास कहाँ होता है? समाज में। अरस्तु ने शायद नहीं यह बात कहा था। अब हम मानव का सामाजिक जीवन थोड़ा पढ़ते हैं, तो मानव भोजन भी करता है। लिट्टी चोखा कहाँ का फेमस है? बिहार। मछली चावल बंगाल और इडली डोसा दक्षिण भारत। ये आप पिछले क्लास में भी पढ़े। एक हम आपको ध्यान होगा कि हम एक मार्शल आर्ट लिखाए थे, तो पिछले क्लास में जो हम गतका पढ़ाए थे वो गतका गलत लिखा गया था। एक्चुअली गतका कहाँ है? पंजाब में। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। नहीं, एक पूछता है कलारी पट्टू। कलारी पट्टू मार्शल आर्ट किस राज्य का है? केरल का है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नहीं, मलखम्ब कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मलखम्ब मध्य प्रदेश। क्योंकि पिछले क्लास में गतका थोड़ा गलत लिखा गया था, इसलिए आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा। जो गतका मार्शल आर्ट है कहाँ है? पंजाब में। कौन धर्म का है? सिख धर्म का पढ़ाए थे हम आपको। मलखम्ब मध्य प्रदेश में है। उसके बाद एक पूछेगा सीलबम। सीलबम कहाँ है? तमिलनाडु में है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मार्शल आर्ट है। नहीं, सीलबम तमिलनाडु में है। तो ये कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट है जो विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। गतका पंजाब, कलारी पट्टू केरल, नहीं मलखम्ब मध्य प्रदेश और सीलबम तमिलनाडु में। आप लोग लिखना भी है ना? अच्छा, लिख लीजिए, बाद में लिख लीजिए। अच्छा आप लोग हाथ लगाइए। तो सिर्फ तीन ही चीज पढ़ना है। लिट्टी चोखा कहाँ? बिहार। मछली चावल कहाँ पर है? बंगाल। और इडली डोसा ये तो पिछले क्लास में भी पढ़े, इसको आपको जरूरत नहीं है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कौन सा त्योहार कहाँ पे है? देखिए छठ पर्व कहाँ मनाया जाता है? बिहार। छठ पर्व सरहुल झारखंड, सरहुल सरहुल। ओणम केरल, ओणम। लोहड़ी पंजाब, लोहड़ी। अटकल पोंगल केरल, कौन? पोंगल कहाँ? तमिलनाडु। जब भी अटकल पोंगल लगेगा केरल, ध्यान रखिएगा। अटकल पोंगल केरल, पोंगल तमिलनाडु। पोंगल देखिए जैसे अटके, अटके कहाँ? केरल में। कहाँ अटक गए? कहाँ? ध्यान रखिए। पोंगल तमिलनाडु, पोंगल। जल्लीकट्टू तमिलनाडु, जल्लीकट्टू। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, लेवेंडर फेस्टिवल। कंबाला कर्नाटक, कंबाला याद रखें, कर्नाटक। ध्यान रखें। बिहू कहाँ है? असम, बिहू असम। कंचौत महोत्सव कहाँ है? कंचौत जम्मू कश्मीर, याद रखिए। जम्मू कश्मीर का करवा चौथ है, कंचौत जम्मू कश्मीर। तो ये सब कुछ है, ध्यान रखिएगा। चले आगे। भाषाएं 52 और किस भाषाएं बोली जाती है? कितना? तो ध्यान रखिए। संविधान की 8वीं अनुसूची किस चीज से? भाषा से। किससे? किससे? बताइए वर्तमान में कितना भाषा? 22। कितना? अब मूल संविधान में कितना था? मूल संविधान में 14 भाषा था। मूल संविधान में पूछेगा, मूल संविधान में 14 भाषा। कितना भाषा बाबू रे? 14। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का लगा। मूल संविधान में कितना अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। कितना अनुसूची? 8। कितना भाग? 22। अभी कितना? 470 अनुच्छेद। कितना अनुच्छेद? 8 से कितना अनुसूची? 12। भाई 22 से 25। कितना? ये सब कुछ पढ़े नहीं है? सारा पढ़े हैं। मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8। अभी कितना अनुसूची है? 12। कितना? कितना? 12। 8वीं जो अनुसूची है किस चीज से? भाषा से। कितना भाषा है? 22। आर्टिकल 344 और 351 का संबंध 8वीं अनुसूची से। मूल संविधान में 14 भाषा था, जो 14 भाषा है उसको लिखा गया है। जरूरी नहीं है उसको ध्यान देना है, उसको आप छोड़ दीजिए। अब पहला जो भाषा जोड़ा गया है वो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कौन जोड़ा गया बाबू? कौन? सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक। क्या रे बाबू? नमक। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडमास। क्या नाम है? क्या नाम है? बो से बोरो, बो से दो से डोगरी, दो से मौ से मैथिली, मौ से असौ से संथाली। तो ध्यान रखिएगा। बोरो कहाँ? आसाम। बोरो कहाँ बोला जाता है? असम। डोगरी जम्मू कश्मीर, डोगरी मैथिली बिहार, मैथिली और संथाली बंगाल, संथाली। तो यही बात है, याद रखिएगा। यही 8 भाषाएं बाद में जोड़ा गया और प्रथम भाषा 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा बोडो, डोगरो, संथाली और उसके लिए कौन सा ट्रिक? बोडमास। क्या नाम? बोडमास। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने? पूछेगा आधुनिक बिहार के निर्माता कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पूछेगा प्रश्न, आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यही व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल से बिहार को अलग करवाया था और बिहार बंगाल से कब अलग हो गई? 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1900। लेकिन अधिसूचना कब जारी हुआ है? 22 मार्च 1912।
22 मार्च 1912, 22 मार्च 1900 घोषणा हुआ 11 में। घोषणा पूछेगा घोषणा कब हो गया? 1911 में, क्योंकि 1911 में जॉर्ज पंचम और मेरी का दरबार कहाँ लगा? दिल्ली दरबार। कहाँ लगा? और गवर्नर जनरल कौन थे? हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। कौन? लॉर्ड हार्डिंग, याद रखिए। संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 में, 11 दिसंबर। और यहीं पर पहली बार अस्थायी अध्यक्ष बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? और उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? एस सी मुखर्जी। कौन थे? कौन थे? और बताइए सलाहकार कौन थे? बी एन राव। सलाहकार? सलाहकार। अब देखिए पूछेगा संचालन समिति और संघ समिति के हेड कौन थे संविधान सभा के? तो संचालन और संघ समिति के अध्यक्ष नहीं, जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो याद रखिएगा। नहीं, अच्छा, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मामला है, अल्पसंख्यक प्लस नहीं, अल्पसंख्यक मामला का जो हेड थे वो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा, भाई पटेल। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, संविधान निर्माता, संविधान के पितामह कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? तो पूछेगा संविधान के निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए अब देखिए बिहार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है उसका कुछ बात है। मुख्य रूप से बोले जाने वाली भाषाएं तो याद रखिएगा, बिहार में हिंदी भी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, नहीं भोजपुरी के इलाका में अंगिका भी बोलते हैं भागलपुर में, और दरभंगा और मधुबनी के क्षेत्र में कौन भाषा? मैथिली। उत्तर प्रदेश में कौन? हिंदी, अवधी, कानपुरी। हिंदी, अवधी। पंजाब में कौन? पंजाबी। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है सो देखिए, कर्नाटक में कन्नड़, कर्नाटक में तमिलनाडु में तमिल, तमिलनाडु में केरल में मलयालम, केरल में तो पूछेगा मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल। कहाँ? पश्चिम बंगाल में बंगाली, तो पता है, उड़ीसा में उड़िया, मणिपुर में मणिपुरी, असम में। लेकिन बताइए भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन बने? आंध्र प्रदेश। कौन? तो पूछेगा किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर? 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहले बनने वाला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। कौन? कब बना? 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर किससे अलग होकर? मद्रास से। किससे? किससे? अब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरा 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर। और ये करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने तृतीय बैठक की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। तृतीय बैठक में शामिल हुए थे और उनके द्वारा ही कौन प्रस्ताव लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। कौन प्रस्ताव? कौन प्रस्ताव? तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान का प्रस्तावना बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? प्रस्तावना। तो पूछेगा प्रस्तावना पहली रूप में किस रूप में थी? तो उद्देशिका के रूप में। किस में? या क्या रूप में था? उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। किसके द्वारा रखा गया? पंडित जवाहरलाल। संविधान सभा की कैसी बैठक में? तृतीय बैठक। क्लियर? और बाद में इसको अपना लिया गया। अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव इसको अपना लिया गया 22 जनवरी 1947 को। और क्या बन गया? प्रस्तावना। क्या बन गया? तो पूछेगा प्रस्तावना को कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी। अब देखिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। तो पूछेगा 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। अब सर प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना वह एक ऐसा स्थल है जहाँ से पूरे संविधान का आप अवलोकन कर सकते हैं। यदि आप पूरा संविधान नहीं पढ़ना चाहते, आपके पास समय नहीं है, तब सिर्फ प्रस्तावना को पढ़ लीजिए तो पूरे संविधान बनाने का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट रूप से झलकता है। तो पूछेगा प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना वह स्थान है जहां से आप पढ़कर पूरे संविधान का अवलोकन कर सकते हैं। इसलिए इसको संविधान की क्या कहते हैं? आत्मा। क्या कहते हैं? लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 में था। कितना में? क्लियर? जिसे संवैधानिक उपचारों का क्या कहते हैं? अधिकार। संवैधानिक उपचारों का तो याद रखिए प्रस्तावना को एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा। नहीं, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, थोड़ा ये देख लीजिएगा। नहीं, प्रस्तावना को अपनाया कब गया? 22 जनवरी 1947 को। संविधान को कब अपनाया गया? संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो प्रश्न 2 को पूछेगा संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर। और इसलिए 26 नवंबर को हम विधि दिवस भी मनाते हैं या संविधान दिवस। तो 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको विधि दिवस या कानूनी दिवस
या संविधान दिवस मनाते हैं। क्लियर? क्योंकि हम 26 नवंबर 1949 को क्या अपनाए थे? संविधान। क्या अपनाए थे? लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। याद रखिए, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये पहले भी पढ़ा दिए हम आपको कि स्रोत का है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। क्लियर? प्रस्तावना को संविधान की पूंजी नहीं कहते हैं। तो प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि संविधान की पूंजी आत्मा किसको कहते हैं? प्रस्तावना। वो कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947। और प्रस्तावना क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। कौन प्रस्ताव? किसके द्वारा रखा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैमी बैठक में, तृतीय बैठक में। कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को। 46 को 13 दिसंबर 1946 को, 47 नहीं मैडम। अब देखिए, संविधान में कितने आदर्श है? 5। कितने 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 आकांक्षा है? 4। कितने कितने न्याय? 3। कितने कितने और कितने स्वतंत्रता है? 5। कितने? तो ध्यान रखिएगा, आप पहले ये याद करेंगे कि कितने आदर्श है? 5 4 3 5। 5 4 3 5। 5 4 5। तो थोड़ा इसको आप ध्यान रखिएगा, अब फिर पढ़िएगा। हम पहले एक बार में ले आते हैं इसको। चलिए, अब प्रस्तावना में पूछेगा कितने आदर्श, तो कहिएगा 5। कितने कितने आकांक्षा? 4। कितने कितने न्याय? 3। कितने 5 स्वतंत्रता। कितने स्वतंत्रता? कितना समता? 2। कितना समता? और बंधुता कितना? अभी 2। कितना? तो पूछ सकता है कि बताइए कि संविधान में कितना स्वतंत्रता है? 5। कितना कितना बंधुता है? 2। कितना? तो ध्यान रखिएगा, बंधुता और समता 2 है। बंधुता और समता, बंधुता समता। और इसको आसान से याद कर लेंगे, आदर्श और स्वतंत्रता भी 5 है। आदर्श और स्वतंत्रता कितना है? तो बच गया यही ना दोनों, तो हो गया, आसान हो गया। आदर्श कितना? 5। आदर्श, स्वतंत्रता, समता 2, समता, बंधुता, बच गया 4। आकांक्षा, न्याय 3। न्याय 3। देखिए, न्याय में कितना शब्द है? 1 2 3। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तो कितना है? आसान तो है, याद हो गया। न्याय कितना है? 3। कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक। और आकांक्षा याद कर लीजिएगा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और, देखिए ना, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, यही तो है 4 का भाग, है ना? तो आसान हो गया। कितना बंधुता? 2। समता कितना? 2। स्वतंत्रता कितना? 5। आकांक्षा कितना? 4। आकांक्षा 4। आदर्श कितना? 5। ठीक हो गया। निश्चित रूप से याद कीजिएगा, परीक्षा में पूछा है कि स्वतंत्रता कितना है। तो पूछेगा नहीं, बताइए निम्न में आकांक्षा है कि नहीं है। प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कितने शब्द जोड़े गए? 3। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। पंथ निरपेक्षता को भी कहीं कहीं अखंडता लिखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं। यदि ऑप्शन में दोनों रहे, पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता, तो मारेंगे क्या? पंथ निरपेक्षता। अब गोलकनाथ मामला था 1960 में, और इस केस में यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन केरल के एक व्यक्ति थे, न्यायाधीश थे, मतलब सॉरी, पीठ के मालिक थे, उसका नाम था केशवानंद। क्या नाम था? उन्होंने केस किया, और केशवानंद भारती 1973 में ये मामला जब कोर्ट के पास गया, तो कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संशोधन तभी होगा जब उसका मूल ढांचा प्रभावित नहीं होगा। जैसे यदि किसी घर का मकान हम पेंट कर रहे हैं, तो मकान पेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर पेंट करने से उस घर का अगर रूप बदल जा रहा है, तो आप पेंट नहीं कर सकते हैं। तो कहा केशवानंद भारती मामला में या प्रस्तावना में तो संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उससे मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब तक का सबसे बड़ा पीठ कौन मामला में? केशवानंद भारती में। किसमें? ये सर पीठ क्या होता है? बेंच। बेंच या पीठ का निर्माण तब होता है जब कोई संवैधानिक मामला फंस गया और उसको सुलझाने के लिए अनुच्छेद 143 फर्स्ट में ये भारतीय संविधान में एक व्यवस्था की गई है कि संविधान पीठ का गठन होगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। तो संविधान पीठ पूछेगा, अब तक का सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ किसमें? केशवानंद भारती में। कितना सदस्य? 13। कितना? और प्रस्तावना को संविधान का अंग कौन माना? केशवानंद। लेकिन बोला संशोधन होगा, लेकिन संशोधन तब होगा जब उसका मूल ढांचा प्रभावित नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रस्तावना में एकमात्र बात संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। इसलिए इस संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी संविधान। क्या कहते हैं? और वो समय किनका था? इंदिरा गांधी का। किनका? संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन इन्हीं के समय में हुआ था, और इन्होंने 3 शब्द जोड़ा था, अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाजवादी। कहीं कहीं पर पंथ निरपेक्षता का जगह धर्म निरपेक्षता दिया जाता है, लेकिन याद रखिए अगर दोनों ऑप्शन में आया तो मारेंगे कौन? पंथ निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता का अर्थ है किसी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो। भारत का कोई धर्म है, इसलिए भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। अब देखिए कुछ भीमराव अम्बेडकर के बारे में है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्वप्रथम संविधान सभा में बंगाल से चुनकर आए। किससे? याद रखिएगा, जय सुरकुलना नामक जगह से चुनकर आए। लेकिन बंटवारा के बाद वह क्षेत्र बंगाल जो है वो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया और फिर बाद में वो बम्बई प्रेसिडेंसी से चुनकर आए। किस प्रेसिडेंसी से? किस प्रेसिडेंसी से? ये वो देखिए, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। आपको लगेगा दलित वाला भीमराव अंबेडकर करेंगे, लेकिन दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का स्थापना कौन किया? कांचीराम। कौन? और याद रखिए, हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी। तो हरिजन संघ की भी स्थापना गांधी जी। लगेगा कि नहीं अम्बेडकर है, याद रखिएगा। पुनर्तक के बाद निकल गए थे दलितों का उद्धार करने के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 14 अप्रैल 1891 कहाँ हुआ? मऊ, मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ? अब इनकी कुछ पुस्तक है जो पूछता है, जैसे पूछेगा थॉट्स ऑन पाकिस्तान, किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर। किनका है? किनका? और जातियों का अंत, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, किनका है? भीमराव अंबेडकर। जातियों का अंत किनका है? हु वेयर द क्षुद्रास, किनका है? भीमराव अंबेडकर का। द बुद्ध एंड हिज धम्मा। अंबेडकर लास्ट समय में जीवन में बौद्ध धर्म को अपना लिए थे और इन्होंने पुस्तक लिखा द बुद्ध एंड हिज धम्मा। अब इन्होंने कुछ पार्टियां बनाई थी अखिल स्तर पर। एक देखिए, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1942। तो पूछेगा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना कौन किया? भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया? भीमराव अंबेडकर। और रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कौन किया? भीमराव। ये तीनों पार्टी इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछता है परीक्षा में। अब हाँ, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किए थे और वहीं से वो चुनकर आए थे। बंबई से विधायक पहली बार बने थे वो। क्लियर? तो स्वतंत्र पूछेगा पहली बार विधायक किस प्रांत से बन गया? बंबई से। कौन पार्टी? स्वतंत्र लेबर पार्टी, और इन्हीं की पार्टी थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कौन थे? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसमें कितने सदस्य थे? 7। कितने? प्रारूप समिति को 8 महीने का समय दिया गया था कि आपको ड्राफ्टिंग करना है। इन्होंने 6 महीने में ड्राफ्टिंग कर दिए। ऐसे थे भीमराव अंबेडकर। इनकी तो क्या हम बोले, 32 से तो ज्यादा डिग्री था इनके पास, समझ में? ऐसे व्यक्ति थे ये। इसलिए गांधी बोले कि आप कितना भी कुछ भी कर लो, एक व्यक्ति के बिना आपका संविधान कभी पूरा नहीं हो सकता, भीमराव अंबेडकर के बिना। और फिर इनको मनाया गया और फिर लाया गया, तब जाकर इन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। गाँव का देश, भारत में लगभग 6 लाख गाँव है। कितना? और गांधी ने कहा था यदि राष्ट्र को सशक्त करना है तो ग्राम को सशक्त करो। और अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का। अच्छा, अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। क्या है? क्या है? समान नागरिक संहिता। ध्यान रखिए, समान नागरिक संहिता। अच्छा, अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है? निःशुल्क शिक्षा, है ना? अब बताइए 46 में क्या है? SC ST। 46 में? अच्छा, 47 में क्या है? अनुच्छेद 47 में मादक पदार्थों पर रोक। मादक पदार्थ पर रोक और पोषाहार, इसी में ना है? पोषाहार किसमें है? 48 में क्या है? नहीं, गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। गाय एवं अन्य दुधारू पशु की हत्या पर रोक। 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व का स्मारक का सुरक्षा करना, यही ना? 48 में आपका पर्यावरण मैडम, पर्यावरण 48 में। राष्ट्रीय महत्व को सुरक्षा प्रदान करना। 50 में क्या है? 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होती है। कार्यपालिका न्यायपालिका, 50 2 से कट जाएगा तो कार्यपालिका। 51 में 51 रुपए का चंदा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। नेपाल को 51 रुपए का चंदा देंगे कि नहीं? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किसमें है? अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद, और ये सब किसमें? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लाया? कहाँ से? अब भाग कितना? 4 भाग। अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51। विषम का जरूरत नहीं है, क्या है नहीं है इसको काटिए, आगे बढ़िए। अब आइए, अब थोड़ा ध्यान रखना है, मध्यम वर्गीय किसान कौन होते हैं, उच्च श्रेणी के किसान कौन होते हैं, ये पूछ सकता है। मध्यम वर्गीय किसान उनको कहेंगे जिनके पास 5 एकड़ जमीन हो। कितना? ये 8 बीघा जमीन हो, उनको कहेंगे मध्य वर्गीय। खेती के साथ ये अन्य व्यवसाय भी जो करता हो, साथ में अन्य व्यवसाय मतलब मुर्गी पालन करता हो, बैंक से कर्ज लेकर लोन खेती करता हो। लेकिन यही अगर उच्च कोटि का अगर किसान होगा, बैंक से लेगा नहीं लेगा, अन्य खेती करेगा नहीं करेगा, समय पड़ने पर मजदूरों की सहायता लेगा। कौन पड़ेगा? मध्यम वर्गीय। कैसा? कितना एकड़ जमीन? 5 एकड़। कितना बीघा? 8 बीघा। कितना? खेती के साथ अन्य व्यवसाय करेगा, जैसे मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मछली पालन, ये कुक्कुट पालन। बैंक से खेती लेकर करेगा? हाँ करेगा सर। अब आइए, सीमांत किसान कौन होता है?
सीमांत किसान वैसे क्यों बोलेंगे जिनका 1 एकड़ जमीन होगा? कितना कितना 1 एकड़ कितना, और उनको कितना होता था? 5 एकड़ कितना? तो ध्यान रखिएगा, मध्यम वाले का 5 एकड़, मध्यम वाले का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और 8 बीघा, कितना बीघा? 8 बीघा। वाह। सीमांत किसान उसको कहेंगे जिनके पास 21 एकड़ जमीन हो, कितना? और 1.5 बीघा। कर्ज लेकर खेती करेगा, क्या लेकर? वो भी करेगा कर्ज लेकर, ऐसा नहीं। आधुनिक उपकरण होगा? नहीं होगा। इसके पास आधुनिक उपकरण, ये दूसरे के खेत में खुद काम करेगा, अपनों खेत में काम करेगा, और जब आवश्यकता पड़ जाएगा दूसरे के खेत में, ये नहीं करेगा मध्यम वाला, याद रखिएगा। लेकिन सीमांत वाला दूसरे के खेत में भी जाकर काम कर लेगा। अन्य कार्य तो करेगा ही, अभी गाय पालन करेगा, भैंस पालन करेगा, मुर्गी पालन करेगा। अंतर यही है इस मध्यम वाले और सीमांत में। मध्यम वाला किसी के यहाँ काम करने नहीं जाएगा, और सीमांत वाला किसी अन्य के यहाँ काम करे। अब देखिए बड़का किसान, नाम है बड़का, आदमी भी बड़का। 15 एकड़ जमीन, कितना? 24 बीघा जमीन, याद हो? अब बताइए 3/20 क्या था? 3 कटिया। कौन प्रथा? 3 कटिया प्रथा। कहाँ होता था? नील की खेती। कौन खेती? नील की खेती। कहाँ? चंपारण में। इसी के विरोध गांधी ने कौन सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। और यहीं पर एक नेता थे पंडित राजकुमार शुक्ल। पंडित, तो पूछेगा पंडित राजकुमार शुक्ल कहाँ के नेता थे? तो पंडित राजकुमार शुक्ल चंपारण के नेता थे। समझ रहे हैं बाबू? तो ये बड़ा किसान जिनके पास 15 एकड़ जमीन हो, नहीं, और 24 बीघा जमीन हो, जिसके पास आधुनिक उपकरण होगा ही, थ्रेसर होगा नहीं, खेत रोटावेटर होगा, जरूरत पड़ने पर अनाज भी बेच लेगा, होगा कि नहीं? दूसरे के यहाँ काम करेगा? नहीं। कर्जा लेगा? नहीं लेगा, याद रखें। अब चावल मिल इसी के पास होगा कि नहीं? बराबर जो भी राइस मिल, दाल मिल, सब किनके पास होगा? तो समझ गए सीमांत और छोटका वाला। पूछ सकता है डाटा कि सीमांत खेती में कितना एकड़ जमीन होगा? 1। कितना? मध्यम 5, मध्यम। अब बड़का वाला 15, बड़का वाला है। तो मैडम एकड़ 1 के 5 है ना एकड़ होगा मैडम। अब एक क्या हुआ? ठीक है, कंट्रोल इट। 1 एकड़ 5 एकड़ और 15 एकड़, कोई बात नहीं मैडम, होता होगा। जीविका हेतु दूसरे के खेत में काम करेगा, जिसको खेती और मजदूर भी कहेंगे। नहीं, कृषि कार्य समाप्त होने पर दूसरे काम चला जाएगा, हरियाणा पंजाब में कमाने के लिए। नहीं, अन्य जगह मजदूरी करेगा। अब देखिए गाय भैंस पे भर दिन बेचारा गाय को चढ़ाता रहेगा, वो बुझिए असली किसान है भारत का। बात बुझे? तो ध्यान रखिए। तो पूछेगा किसान सामान्यतः कैसे होते हैं? तो जो दूसरे के यहाँ पे काम करते हैं, यही है मूल रूप से भारत, याद रखिएगा। औरतें भी दूसरे के घर में काम करती है, दाई के रूप में नहीं, ईटा भट्टी के रूप में काम करती है। नहीं, अब घर बनाने में भी देखते हैं महिला, वो असली रूप से कृषक है। तो ध्यान रखिए कृषक का क्या रूप दिया गया है। लिखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बिहारी पंचवर्षीय योजना पढ़ाना है, ध्यान रखिए। लिखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। टोकरी बनाना कैसा काम है? कृषि काम नहीं, गैर कृषि काम, सिलाई काम। तो ये ध्यान रखिएगा, सब आपको पता है, आप लोग सब इसमें पारंगत है। कोई टोकरी बनाने में, कोई सिलाई करने में। अब जो परीक्षा में पूछेगा यहाँ और हम करो। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 69 में। तीसरी जब पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना भारत की सबसे असफल योजना थी, जो 1 साल पहले ही समाप्त हो गया। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना नहीं चला, तो 1966 से 69 का गैप रहा। इस गैप में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। कौन क्रांति? और ये किस चीज से? खाद्यान्न से। किससे? सबसे ज्यादा बेनिफिट गेहूं को हुआ। किसको? था गेहूं चावल दोनों के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ? गेहूं को। शुरुआत विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, किसके द्वारा? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन ये कहाँ के थे? यूएसए का। कहाँ के थे? याद रखिएगा। उसके बाद शब्द, जो हरित शब्द देने वाले व्यक्ति थे, उसका नाम है विलियम गौर। क्या नाम है? गौर से देखो, विलियम गौर। गौर से देखो, विलियम गौर। कौन शब्द? हरित शब्द। कहाँ के थे? ये मैक्सिको के थे। भारत में जो इसकी शुरुआत करने वाले थे वो डॉक्टर स्वामीनाथन थे। कौन थे? तो पूछेगा भारत में इसकी शुरुआत कौन की है? स्वामीनाथन। अब श्वेत क्रांति किससे? दूध से। श्वेत क्रांति 1970 के दशक में शुरुआत हुआ, और भारत के पास कहा जाता है दूध पीने के लिए भी दूध नहीं था। आज भारत पूरे दुनिया में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, और ये किसी और व्यक्ति को नहीं क्रेडिट जाता है, वर्गीस कुरियन। किनको? ये अभी है नहीं, लेकिन भारत के लिए जो काम किए वो सदियों तक याद रहेगा। और अमूल कंपनी के भी संस्थापक यही थे, जो अमूल देखते हैं। इसलिए अमूल की क्वालिटी जल्दी घटता नहीं है। जितने भी दूध उत्पाद हैं उसमें सबसे बेहतर, अपना एरिया में तो सुधा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुधा से भी अच्छा क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल पर अमूल है। अमूल की क्वालिटी में आज तक हम बच्चे से देख रहे हैं। बटर का पहले का भी टेस्ट और अब का भी टेस्ट वैसा ही है।
ठीक, नीली क्रांति किससे? मछली से। किससे? किसने? और इसको हीरालाल चौधरी शुरू किए। कौन किए? ये पूछा था बीएड एंट्रेंस में। नीली क्रांति कौन? हीरालाल चौधरी। हीरालाल। रजत क्रांति अंडा से। रजत क्रांति इंदिरा गांधी के द्वारा। किनके द्वारा? किनके द्वारा? अभी पूछ दे कि रजत क्रांति कौन शुरुआत किया? लोग को लगेगा ना इंदिरा अंडा नहीं खाती होगी। स्वर्णिम क्रांति शहद से। स्वर्णिम क्रांति, और ये इनको शुरू करने वाले निरपक्ष दुतेज थे। कौन थे? दुतेज। कौन? दुतेज, याद रखिएगा। लाल क्रांति मान से। लाल क्रांति या टमाटर से, याद रखिएगा। कृष्ण क्रांति कच्चा तेल या बायोडीजल। कच्चा तेल या बादामी क्रांति मसाला। बादामी क्रांति गुलाबी क्रांति झींगा। गुलाबी क्रांति पीली क्रांति तिलहन। पीली क्रांति तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा बच्चों, अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे आएगा प्रश्न आपको परीक्षा में। झींगा मछली। हाँ मैडम, आइए। तीसरा चैप्टर है शहरी जीवन यापन के स्वरूप। भारत में शहरों की संख्या 5000 से ज्यादा हो गई है। नहीं, पटरी वाला व्यापारी कौन होता है? तो जो फुटपाथ पर बेचता है उसको क्या कहते हैं? क्लियर, ध्यान रखिए। नाई की दुकान, चर्मकार, अखबार विक्रेता, चादर बेचने वाला, ये सब है। इसकी जरूरत है आपको? मेरे को कोई जरूरत नहीं लगता। इस चैप्टर को भी यही खत्म करते हैं हम लोग। अध्याय 4 में लेन देन का स्वरूप। अब इसको हम थोड़ा पढ़ाते हैं। जब प्राचीन काल में जाते हैं तो यहाँ पर वस्तु विनिमय की जो प्रणाली थी यही था रुपया का लेन देन। अब देखिए, ये मैडम मान लीजिए गेहूं उपजाती है, हम खेत में धान उपजाते हैं, तो हम इस मैडम को धान दे दिया और ये मैडम हमको गेहूं दे दिए। ये पैसा का कोई चलन नहीं था। अभी देखते भी होंगे कि पड़ोसी के साथ अभी कभी कभी आपके यहाँ नींबू घट जाता है, पड़ोसी को नॉक करते हैं, नींबू है कहीं आके खरीद दिया था, तो बेचारी नींबू दे दी। अब उसको कभी नॉक किए, हरा मिर्चा ही है आके हमारा घट गया, तो फिर आप उसको क्या दे देते हैं? आमतौर पे यही मांगा जाता है, हरा मिर्चा या नींबू वगैरह, तो आप दे देते हैं। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली, उस समय पैसा नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा पहले प्राचीन काल में कौन प्रणाली? वस्तु विनिमय। एक वस्तु लेकर दूसरे को उस वस्तु दे दिया जाता था। आखेटक काल में मनुष्य पशुओं की खाल और चमड़े का उपयोग करता था। पहले तो मनुष्य नंगा में रहता था, ऐसे ही निवस्त्र रहता था। धीरे धीरे मनुष्य को ज्ञान हुआ तो अब पत्ता का खाल पहनने लगा। वो भी कोई गाय खा गया, तब सोचा जो पत्ता कोई गाय खा दिया, कोई रिलेटिव है तो बेकार लगेगा, तो आदमी फिर खोजना शुरू किया और माध्यम में पहला सूती वस्त्र का ही उत्पादन किया था। और सूती वस्त्र को सिंडोन कहते हैं। क्या कहते हैं? और इस सिंडोन, पूछेगा सूती वस्त्र को क्या कहते हैं? सिंडोन। और सूती वस्त्र का पहला उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। किस काल में? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो पूछेगा सूती वस्त्र का पूरे दुनिया में सब देश कौन घाटी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन घाटी सभ्यता? और सिंधु घाटी सभ्यता में इसे क्या कहते थे? सिंडोन। क्या? और आपको पता होगा कपास किस मिट्टी के लिए? काली मिट्टी के लिए। किसके लिए? काली मिट्टी में कपास होता है। तो ये थोड़ा बात ध्यान रखिएगा बच्चों। अब आइए, चरवाहा युग में पशुओं का प्रयोग होता था, इसकी भी जरूरत नहीं है। इसका भी जरूरत है आपको? कृषि कार्य शुरुआत होने पर मनुष्य अनाज का प्रयोग किया और अनाज के रूप में पहला उसका जौ था। क्या था? और उसके बाद वो गेहूं अपना उपजाने करने लगा। कहीं कहीं पर गेहूं लिख देता है लेकिन आंसर इसका जौ होगा, याद रखिएगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कृषि कार्य। अब हम कुछ बातें आपको लिखे हैं नीचे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है यहाँ लाए हैं। वस्तु मुद्रा के बाद धातु मुद्रा का प्रयोग हुआ। वस्तु के बाद धातु का, और मनुष्य द्वारा पहला उत्पादन किया गया धातु तांबा है। क्या है? क्या है? तो पूछेगा मनुष्य के द्वारा पहला उपयोग किया जाने वाला धातु तांबा। क्या? और पहला पशु कुत्ता। पहला अन्न जौ। पहला कुत्ता इस धरती पर मानव का सबसे वफादार जीव है। आप एक रोटी खिलाइए, जीवन भर आपके पीछे चलेगा। आदमी इतना वफादार नहीं है। भगवान ने इसको आउटपुट तो नहीं दिया है। देखिए, हर इंसान वही जीव को पालता है जिसका आउटपुट है। गाय देखिए दूध देती है, अगर गाय दूध नहीं देती है तो उसको लोग बेच देते हैं। कितनी शर्म की बात है। तो मानव भी अपने स्वार्थ के लिए किसी को पालता है, लेकिन देखिए कुत्ता ऐसा जीव है इस धरती पर, आपकी सुरक्षा करे। अगर मालिक मर जाता है तो हम कई कुत्तों को देखे अपना भी प्राण त्याग दिया। तो ये अद्वितीय है। इसलिए कभी कभी देखते हैं बच्चा को देखकर कुत्ते के पीछे पड़ा रहता है, वो एक्चुअली वो हरामखोर भी कुत्ते हैं। हम कह रहे तू लोग इसके पीछे काहे पड़ा हुआ? नहीं सर के करा तो भगा करो नहीं, बाद में पता चलता है इतना काम का जीव है, इसलिए कभी मारिए नहीं उसको। पशुपालन का पहला साक्ष्य मध्य प्रदेश के आजमगढ़। मध्य प्रदेश के पूछेगा। और राजस्थान के बागोर। राजस्थान के पहला मानव किसको पशु बनाया? कुत्ता को। किसको? याद रखिएगा, पहला पशु बनाया। मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य बुर्ज होम से मिलता है। कहाँ से? और पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला? मध्य प्रदेश के आजमगढ़। मध्य प्रदेश के और राजस्थान के बागोर। राजस्थान के और मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य बुर्ज होम। कहाँ से? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कुल्डी हवाई
इलाहाबाद से। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा इलाहाबाद। दुनिया में कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान, मेहरगढ़, मेहरगढ़। लेकिन भारत में पूछेगा तो संत कबीर नगर लोहारदेव, संत कबीर नगर लोहारदेव कहाँ? यूपी में। कहाँ? तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये आपके लिए कि मानव ने पहला पशुपालन का जो साक्ष्य कहाँ मिला? मध्य प्रदेश के आजमगढ़ राजस्थान के। मानव के साथ कुत्तों को कहाँ दफनाया गया? बुर्जों में। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? कोल्डी हवा। और कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से। भारत में कौन? लोहारदेव। भारत में अब आइए सिक्का प्रणाली पढ़ रहे हैं। सिक्के के अध्ययन को न्यूस्मैस्टिक्स करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? न्यूस्मैस्टिक्स। क्या करते हैं? क्या करते हैं? न्यूस्मैस्टिक्स। सबसे पुराना सिक्का पंचमार्क सिक्का। कौन सिक्का? कौन सिक्का? जो 6ठी शताब्दी में बना। कौन शताब्दी में? और कहा जनपद काल की, इस काल में लोहा का खोज हो चुका था और लोहा के खोज ने पूरे धरती को बदल दिया। तो लोहे का खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ। किस काल में? किस काल में? सिंधु घाटी के सभ्यता लोहों से परिचित थे? हाँ थे? नहीं थे? नहीं थे। किस काल में खोज हुआ? उत्तर वैदिक काल। किस काल में? वेरी गुड। सबसे पुराना सिक्का पंचमार्क का सिक्का था कौन काल में? 6ठी शताब्दी में। और किस चीज के बने थे? चांदी के। किस चीज के? किस चीज के? जिसे करपासन कहा गया। करसाप। किसके? करसापन। क्या कहा गया? करसापन। क्या कहा गया? तो ध्यान पूछेगा सबसे पुराना सिक्का पंचमार्क कौन? क्या चीज का बना था? चांदी का। क्या चीज का? जिसे क्या कहा गया? करसापन। क्या कहा गया? कौन काल में? 6ठी काल में। कौन काल में? सबसे पुराना सिक्का पूछ गए। अब आइए वो शेरशाह सूरी में। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने थे। बना था कि नहीं? उसका क्या नाम था? पंचमार्क। क्या नाम था? पूछेगा याद। सिक्के के अंदर को क्या कहते हैं? न्यूस्मैस्टिक्स। अब शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। इनके बचपन का नाम फरीद खान था। क्या नाम था? क्या नाम था? याद रखिए। रोहतास गढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी। किसने? किसने? और किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। किसका नदी के किनारे? तो पूछेगा रोहतास गढ़ के किला का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी। किसने? किस नदी के किनारे? और बताइए झेलम नदी पर कौन परियोजना है? तुलबुल। कौन? कौन? याद रखिएगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। याद रखिएगा तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। एक और परियोजना है उड़ी भी तो है। उड़ी किस पर है? उड़ी परियोजना भी झेलम नदी पर। उड़ी परियोजना झेलम नदी पर। आइए पूछेगा ग्रांड ट्रंक रोड कौन बनवाया? शेरशाह सूरी। कौन बनवाया? एक्चुअली मरम्मत करवाया था। ये बनाने वाला अशोक था। तो ध्यान रखिए ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण सीधा पूछा ग्रांड ट्रंक रोड कौन बनाया? शेरशाह सूरी। कौन बनाया? हालांकि बनाने वाले अशोक थे, मरम्मत ये करवाया था। लेकिन कई बार इतिहासकार इसको लिख देते हैं ग्रांड ट्रंक रोड निर्माण था, लेकिन बनाने वाले अशोक थे। कौन? तो पूछा ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी कौन थे? और इसने सिक्का में रुपया चलाया। क्या चलाया? रुपया और दाम। रुपया और सिक्का। रुपया 1 रुपया। दाम कितना? 64 दाम। दाम। तो पूछेगा पहली बार रुपया कौन चलाया? शेरशाह सूरी। शेरशाह। पूछेगा सराय का निर्माण कौन करवाया? शेरशाह सूरी। कौन करवाया? ये सराय क्या था कि 4-4 मील के दूरी पर जो यात्री पैदल चलते थे उनको बैठने का स्थान, वहां पर पानी रहता था, धूप में आप चल रहे हैं तो बैठने का स्थान होता था, उसको बोलते हैं सराय। क्या बोलते हैं? कौन बोलते हैं? तो कौन बनवाया? शेरशाह सूरी। कौन बनवाया? कौन बनवाया? अब पूछेगा शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। कहाँ है? कहाँ है? तो याद रखिए झील के मध्य में है ये। अब शेरशाह सूरी जब दिल्ली के सत्ता पर बैठा अर्थात भारत का जब सम्राट बना तो उसके लिए पहला एक युद्ध इंपॉर्टेंट है उनके, याद रखिए 1539 में चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? कौन सा युद्ध? कहाँ कहाँ? हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं और शेरशाह जीत गया और हुमायूं भाग गया। कहा जाता है नदी में कूद कर अपनी जान बचाई और बिजली नामक आदमी एक दिन के लिए उसको राजा भी बनाता है, बोले जीत जाएंगे तो। इस युद्ध में शेर खां से शेरशाह बन जाता है। शेर खां से पूछा किस युद्ध के बाद शेर खां शेरशाह बन गया? चौसा युद्ध के बाद। कहाँ? किस नदी पर? कर्मनाशा नदी। किस नदी पर? किस नदी पर? कर्मनाशा नदी बिहार में है, याद रखिएगा बक्सर में। फिर 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या ये उत्तर प्रदेश में, और हुमायूं और शेरशाह के बीच में। हुमायूं जीत गया और शेरशाह हार गया। इस युद्ध के बाद ही शेरशाह भारत के सत्ता पर बैठा। तो पूछेगा किस युद्ध के बाद शेर खां शेरशाह बन गया? चौसा का युद्ध। कौन युद्ध? शेर खां से शेरशाह। लेकिन किस युद्ध के बाद भारत के सत्ता पर बैठा? कन्नौज या बिलग्राम। कन्नौज या कब लड़ा गया? 1540 में। 1555 का नाम क्या था? फरीद खां। क्या नाम था? रोहतासगढ़ का किला कौन बनवाया? शेरशाह। कौन बनवाया? ग्रांड ट्रंक रोड कौन बनाया? शेरशाह। कौन बनाया? रुपया पहली बार कौन चलाया? शेरशाह। सराय का किला कौन बनवाया? और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। कहाँ है? याद रखिएगा। वर्तमान में सिक्के नहीं, मुगल काल में मुद्रा के मोहर चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलता था, तो ये बात ध्यान रखिएगा। मुद्रा के मोहर। वर्तमान में सिक्का जो है एल्युमिनियम और निकेल का बनता है, ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम और निकेल। एल्युमिनियम और याद रखिएगा। अभी सिक्का कौन छापता है? वित्त मंत्रालय। कौन? भारत में जितने, अभी यही पर बात होगा, देखिए आपके लिए हम सब कुछ लिख दिए हैं।
पूछेगा आपको परीक्षा में। आइए चलिए, अब आइए, एक आरबीआई है जो पूरे भारत के जितने भी बैंक है उनका रेगुलेटरी करता है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूछेगा किस एक्ट क्या लोक में गठन हुआ? 1934 के एक्ट क्या लोक में 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल तुम लोग बोलता क्या नहीं, डाउन है। 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल। इसका है लोगो तार का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। पहले था कलकत्ता, अभी कहाँ है? मुंबई। कौन है? मुंबई। अभी वर्तमान में हेड कौन है? शक्तिकांत दास। कौन? 25वें गवर्नर है इसके, तो थोड़ा देख लीजिएगा। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे आरबीआई के? ओस्मान स्मिथ। ओस्मान। पहले भारतीय अध्यक्ष कौन हुए? सीडी देशमुख। कौन? अभी वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। उपाध्यक्ष अपना सुमन है, अपना सुमन। उपाध्यक्ष है ना, उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम। सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम। भारत में कागज के नोट छपवाने और जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक हर कुछ छापता है, सिर्फ सिक्का को छोड़कर। सीधा बात याद है। सिक्का कौन छापता है? वित्त मंत्रालय। कौन? तो देखिएगा, सिक्का 1 रुपया का नोट और जो जारी करता है वो वित्त मंत्रालय करता है, और सिक्का भी कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। कौन? तो पूछेगा 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। बाद बाकी जितना भी नोट है वो कौन? आरबीआई। कौन? याद रखिए, 4 गो इसका नोट के छापने का जगह है, लिखवा देते हैं। आइए यहाँ पे, अब सुनिए, प्लास्टिक मुद्रा किसको कहते हैं? जिसको आप छू नहीं सकते, जिस मुद्रा को आप नहीं, आपको एहसास नहीं हो सकता, उस मुद्रा को हम प्लास्टिक। एटीएम, आपको पैसा का एहसास होता है, सिर्फ कार्ड है, नहीं डेबिट कार्ड, उसको कैसा कहेंगे? प्लास्टिक मुद्रा। क्या कहेंगे? क्या मुद्रा? अब सुनिए, देखिए, इसके लिए हम ट्रिक लिख दिए हैं। कुछ नोट पर आपको छाप, जैसे मंगलयान किस पर? 2000 के नोट पर। तो हम एक अच्छा ट्रिक लिख दिए। कोई ऐसा है जो हमें रानी से लाल किला मंगवा दे? कोई ऐसा नहीं है। कोई ऐसा है जो हमें रानी से लाल किला मंगवा दे? तो कोई मतलब कोणार्क का मंदिर। कोई मतलब कोणार्क का मंदिर कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ है? और इसे सूर्य मंदिर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा। क्या कहते हैं? ऐसा मतलब एलोरा। ऐसा मतलब एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म से है, मतलब हम्पी है, मतलब हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। नहीं, रानी मतलब रानी का बाव कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? से मतलब सांची। से मतलब सांची। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? और किसने बनाया था? अशोक ने। किसने बनाया? अशोक ने। किसने? अभी आइए, लाल किला। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? और किसने बनाया? शाहजहां ने। किसने बनाया था? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंगवा मतलब मंगलयान। मंगवान मतलब, अब हम इसको लिख देंगे, देखिए 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, इतना ही का नोट है। तो कोई है ऐसा है जो हमें रानी से लाल किला मंगवा दे? कोई ऐसा नहीं है। अपना तो लाल किला है नहीं, तो मंगवाएंगे क्या? कपा, इस ट्रिक को थोड़ा याद कर लीजिएगा। लिख ले, लिख लीजिए। अब नोट्स बाद में देते थे, फिर कहते हैं नोट्स बाद। और संप्रभुता। अब हम बताएं कि सरकार को चलाने के लिए 3 काम करता है। कौन कौन? विधायिका, जो कानून बनाती है। कार्यपालिका, जो कानून को क्या करती है? लागू करती है। और न्यायपालिका क्या देती है? फैसला। न्यायपालिका ये तो पढ़े ही है आप लोग, इसकी जरूरत आपको है नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी इस सरकार का क्या काम है आप नहीं पूछते हैं? सब पूछते हैं। इसका भी कोई जरूरत है आपको? नहीं पूछेगा, नहीं कुछ पूछेगा। सरकार का क्या काम है? जनता के लिए काम करना। स्वराज है और आप केंद्र शासित प्रदेश है, ये देख लीजिएगा। आप लोग को बोले थे कि बिहार वाला लिख के लाने के लिए, लाए आप लोग? वेरी गुड, अच्छा किए। अब ये 8 गो जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा, और उसकी राजधानी आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी देखिए, दमन और दीव का घोषणा 26 नवंबर 2019 को हुआ, और 26 जनवरी 2000 से यह क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ध्यान रखिएगा, दमन वो द्वीप को मिलाकर रख दिया। दमन वो द्वीप है ना, दोनों मिल गया। अब इसका नाम क्या पड़ गया? दमन द्वीप। क्या पड़ गया? क्या पड़ गया? ध्यान रखिएगा। दादर वो नगर हवेली और दमन और द्वीप को मिलाकर 2 को केंद्र शासित प्रदेश को ये वो कर दिया। क्या कितना? दमन और दीव। और जम्मू कश्मीर जो राज्य था वो क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश। तो पूछेगा कब? 5 अगस्त 2019 को घोषणा हुआ। कब से लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख भी कब? 31 अक्टूबर 2019 को। तो ध्यान रखिएगा, पहले 9 था। पहले कितना राज्य था? केंद्र शासित प्रदेश 9। अभी कितना केंद्र शासित प्रदेश? 8। कितना? थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा। मिला दिया क्या? पूछ सकता है ना, किन 2 को मिला गया? दादर वो नगर हवेली दमन वो द्वीप को मिलाकर क्या कर दिया? दमन वो द्वीप।
जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया, राज्य से केंद्र शासित प्रदेश। अंतिम राज्य कौन बना है, तेलंगाना। कौन, 2 जून 2014 को। ये बात याद रखिए। राजतंत्र क्या होती है, राजतंत्र उसे कहते हैं जिसमें सारी शक्ति किसके पास होता है, राजा के पास। किसके पास, और शासन प्रथा वंशावली होता है। यदि हम राजा हैं तो मेरा भी बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। लेकिन एक फिल्म आया ऋतिक रोशन का, फिल्म नहीं, जो बिहार में सुपर 30 है उनके नाम पर एक सुपर 30 फिल्म बना, और उसमें ऋतिक रोशन ने कहा राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो राजा का बेटा राजा अगर नहीं बना तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र। इसमें जनता का द्वारा जनता के लिए और जनता के लिए संचालित सरकार है। और इस बात को किसने कहा, अब्राहम लिंकन ने। किसने, जनता के द्वारा और जनता के लिए संचालित सरकार है, किसने कहा, अब्राहम लिंकन। तो याद रखिए। एक बात शब्द भी पूछा है, बताइए डेमोस शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो डेमोस मतलब डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र का अर्थ क्या हुआ, जनता। अभी दरोगा में प्रश्न पूछा था डेमोस शब्द का अर्थ क्या होता है, जनता। क्या होता है, इसी तरह डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोक मतलब जनता, लोक मतलब जिसमें जनता का तंत्र होगा, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, उसे क्या कहेंगे, लोकतंत्र। क्या कहेंगे, याद रखिएगा इस बात को भी। इसमें इतना ही बात है आपका। आइए अब आइए, भारत में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है, और 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मत देने का उम्र 21 वर्ष से कितना वर्ष, 18 वर्ष। 21 वर्ष से। अब महात्मा गांधी अंग्रेजों दौरान भारत में अशिक्षित महिला और गरीबों को मत देने का अधिकार नहीं दिया था। तो भारत में पूछेगा पहले पूरे दुनिया में मत देने का अधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूजीलैंड। किसके द्वारा, न्यूजीलैंड। याद रखिएगा। अब आइए, गांधी जी ने 1931 में एक पत्रिका निकाली, उसका नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था, क्या नाम था। अब गांधी जी की कुछ अन्य पत्रिका है, उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। क्या नाम है, पहली पत्रिका यही थी इंडियन ओपिनियन 1903 में। और कहा, दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए, इंडिया का ओपिनियन इंडिया में देगा नहीं, दक्षिण अफ्रीका में देगा। इंडियन ओपिनियन, इंडिया का विचार कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ, तो गांधी जी की 3 पत्रिका, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन। कौन, नवजीवन। नवजीवन किस भाषा में था, गुजराती। किसमें, ध्यान रखिए, मूल रूप से गुजराती में था। अब महात्मा गांधी की कुछ पुस्तकें हैं, उनको थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, उनकी जो जीवनी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। बोलिए ना, क्या हुआ आप लोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा। तो पूछेगा उनकी जीवनी कौन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। हिंद स्वराज 1909, हिंद स्वराज। उसके बाद ग्राम स्वराज किनकी रचना है, महात्मा गांधी। किनकी, सत्याग्रह किनकी रचना है, और सत्याग्रह पुस्तक दक्षिण अफ्रीका में लिखे। कहाँ लिखे, मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत किनका है, महात्मा गांधी। किनका, अब बताइए 1917 में कौन आंदोलन, चंपारण आंदोलन। कौन आंदोलन। देखिए, गांधी जी से संबंधित कुछ आंदोलन लिख दिए हम आपको याद रहना चाहिए। अब पूछेगा 1917 में कौन आंदोलन, चंपारण। तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध में पंडित राजकुमार शुक्ल वहां के नेता थे। 1918 में कौन आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। पहला किसान आंदोलन चंपारण और पहला श्रमिक आंदोलन अहमदाबाद। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल में किस आंदोलन में गए, अहमदाबाद। 1918 में कौन आंदोलन, खेरा आंदोलन। कौन आंदोलन, 1919 में कौन आंदोलन, रॉलेट एक्ट। और 13 अप्रैल 1919 को कौन कांड, जलियांवाला कांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड हुआ, ये बात थोड़ा ध्यान रखिए। और जलियांवाला कांड के बाद ही गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी, केसरी की उपाधि वापस लौटा दी। 1920 में गांधी ने कौन आंदोलन, असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन, और याद रखिएगा फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। तो पूछेगा चौरी चौरा कांड के बाद कौन आंदोलन ले लिए, चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिए गांधी के। अब याद रखिएगा 1920 में उसके बाद भी कुछ आंदोलन था गांधी जी का, यहाँ पे हम लिखे हैं नहीं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 12 मार्च 1930 को कौन यात्रा, दांडी यात्रा। कौन आश्रम से, साबरमती आश्रम से। फिर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी जब दांडी पहुंच गए तो वहां पर नमक बनाकर कौन आंदोलन शुरुआत करे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन आंदोलन, सविनय। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। कौन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। कौन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। 1931 में गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का नहीं, याद रखिएगा। और 24 सितंबर 1932 को गांधी और अम्बेडकर के बीच में कौन पैक्ट, पुणे पैक्ट। कौन पैक्ट, कौन पैक्ट। अब गांधी जी के बारे में था तो बहुत सारी बातें, यहाँ से 1 नंबर आपका आनंद है, हर परीक्षा में पूछता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसलिए बोले ये आपका नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बात समझ में। अगर आप उसको नहीं भी पढ़ते, इसको पढ़ के आप काम चला सकते हैं। आइए, अब पहली बार महिलाओं को अखिल स्तर पर पूरे विश्व में पहली बार मत देने का अधिकार सर्वप्रथम किसने दिया, न्यूजीलैंड के द्वारा। किसने, 1893 में न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया। फिर 1894 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, 1920 में अमेरिका और 1928 में इंग्लैंड। 1928 में, और भारत ने 1919 में ही
महिलाओं को मत देने का अधिकार दे दिया इंग्लैंड से पहले ही। तो दो बात ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड के द्वारा 1893, भारत के द्वारा 1919 और इंग्लैंड के द्वारा कब 1928, 1903 को ध्यान रखिएगा। पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार कहाँ? न्यूजीलैंड। कहाँ? भारत में कब? 1919 के एक्ट के तहत भारत में उत्तरदायी शासन और द्वैध शासन की शुरुआत हुई। तो पूछेगा 1919 के एक्ट के तहत कौन शासन? उत्तरदायी शासन। कौन शासन? और द्वैध शासन की शुरुआत किस एक्ट के तहत? 1919। कौन एक्ट? कौन एक्ट? 1919। और 1909 में कौन सुधार? मार्लो-मिंटो सुधार। मार्लो-मिंटो सुधार। पूछेगा कौन? मार्लो-मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? 1909 में। और गांधी ने कहा कि इसने पूरे भारत का सत्यानाश कर दिया, क्योंकि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत हुई। तो पूछेगा किस एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई? 1909। गांधी जी एकमात्र बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसमें किए? 1920 बेलगांव। और पहली बार भाग लिए 1901 में। कब लिए? कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। नहीं, दिनेश वाचा उसकी अध्यक्षता किए थे। तो ये बात थोड़ा याद रख लीजिएगा। अब आइए, भाग लिए। पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिया गांधी? कलकत्ता 1901 में। दिनेश वाचा किए थे उसकी अध्यक्षता। पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम, स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन का जो स्वर्ण काल था वो चोल काल था। एक बात ध्यान रखिएगा कि स्थानीय स्वशासन का जो स्वर्ण काल था वो कौन काल था? चोल काल। याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का स्वर्ण काल लिखा है ना, स्वर्ण काल। कौन काल? चोल काल। और कौन अभिलेख मिला था? उत्तर मेरूर अभिलेख। कौन अभिलेख? उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख। और उत्तर मेरूर अभिलेख से कौन शासक था? प्रतंग प्रथम। कौन था? प्रतंग प्रथम। भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का पिता रिपन को कहा जाता है। याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन। नहीं, बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाने वाले भी कौन थे? रिपन थे। और उन्होंने तो सिविल सेवा का भी ये जो घटाकर 19 कर दिया, फिर 19 से 21 यही करने वाले थे लॉर्ड रिपन। और पहली बार मद्रास निगम की स्थापना यही किए थे, स्थानीय स्वशासन का। तो सबसे पुराना जो नगर निगम है मद्रास नगर निगम है। यही रखिएगा, ध्यान रखिएगा, दोनों बात पूछेगा आपसे। तो अध्याय 6 में हम स्थानीय सरकार, स्थानीय स्तर पर जो आपको सुंदर शासन देने वाला होता है उसी को ही आप लोग क्या कहते हैं? स्थानीय सरकार कहते हैं। तो लिखना है, ये बात थोड़ा लिख लीजिए, वीडियो रोक दीजिए। ये सरकार बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया? 2006 में। कब आया? और महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण है? 50%। ऐसा करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य। बिहार भारत का। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 2008 में। कब हुआ? और भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993 में। कितना में? याद रहे। ग्राम पंचायत का गठन एक या एक से अधिक जब गाँव मिलता है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन होता है। और ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद कितना में है? 40 में। कितना में? कितना में? जहाँ पर जनसंख्या 7,000 से अधिक होना चाहिए। उसके प्रधान को क्या कहते हैं? मुखिया। क्या कहते हैं? याद रखिएगा। और उसी पंचायत का रहने वाला होगा। नहीं, याद रहना चाहिए। आयु सीमा कितना वर्ष है? 21। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितना वर्ष? कोई शैक्षणिक योग्यता है? नहीं। कानूनी कार्रवाई नहीं चल रहा, याद रखिएगा। जो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रहा वही मुझे। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए कितना उम्र? 35 साल। कितना? राज्यसभा विधानसभा के बनने के लिए 30 वर्ष। कितना वर्ष? लोकसभा विधानसभा प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना? 25 वर्ष। लोकसभा विधानसभा प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। कितना वर्ष? तो जरा ध्यान रखिए। और ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए कितना? 21 वर्ष। कितना वर्ष? कितना वर्ष? 21 वर्ष। याद रखिएगा, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत कई वार्ड में विभक्त होता है कि नहीं? और उसके वो कौन कहते हैं? वार्ड सदस्य। क्या कहते हैं? जिसको आप लोग वार्ड मेंबर भी कहते हैं। उप मुखिया क्या होता है? मुखिया की अनुपस्थिति में जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? उप मुखिया। और इसका चुनाव वार्ड सदस्य द्वारा होता है। किनके द्वारा? लेकिन मुखिया का क्या होता है? चुनाव। मुखिया का कितना उम्र चाहिए? 21 वर्ष। कितना? ग्राम पंचायत, मुखिया, नगर निगम प्रमुख आदि का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है। कौन करवाती है? जबकि भारत के सभी चुनाव का निर्वाचन कौन करवाती है? भारत निर्वाचन आयोग। कौन करवाती है? अब एक सचिव होते हैं, नहीं, जिनको आप लोग ग्राम पंचायत सचिव कहते हैं। ये सचिव की नियुक्ति होती है। किनके और क्या होती है? नियुक्ति। इसका चुनाव होता है? नहीं होता। किनके द्वारा? सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और इसकी परीक्षा बिहार एसएससी देती है, आपको पता होना चाहिए। तो पूछेगा, बताइए ग्राम सचिव निर्वाचित होता है कि अनिर्वाचित? याद रखिएगा, निर्वाचित होता है? नहीं होता है निर्वाचित। जिसकी नियुक्ति होती है, इनकी क्या होती है?
इनका कार्य क्या था? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक करना और बैठक में चर्चा हुए बिंदुओं को एक रजिस्टर में क्या करना, अंकित करना। याद रखिएगा, सरकार का जो सबसे नीचे का जो अधिकारी होता है उन्हीं को कहते हैं ग्राम पंचायत, नहीं जिसको आप लोग जाते हैं वहां पे साइन करवाते हैं ग्राम पंचायत सचिव कहते हैं। अब आपसे पूछेगा कि बताइए ग्राम पंचायत की बैठक एक वर्ष में कितना बार होना चाहिए? एक वर्ष में कम से कम 4 बार की जानी है। कितनी बार? कितना? याद रखिएगा। क्लियर? कोई भी यदि संसद सदस्य बिना सूचना के 60 दिन से अधिक गायब रहता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। संसद के 2 माह के सदनों के बीच कितना माह का अंतराल होता है? 6 माह का। कितना? और एक वर्ष में कितना बैठक होना चाहिए? कम से कम 2, मतलब 2 सदन चलना ही चाहिए एक वर्ष में। कितना? 2 मिनिमम। मत देने का उम्र 21 वर्ष से कितना वर्ष? 18। कौन संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मत देने का उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष। किस अनुच्छेद में पूछेगा? 326। किसमें? कितने? ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि का कार्यकाल कितना वर्ष? 5 वर्ष। कितना वर्ष? और कौन चुनाव करवाती है? राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाती है? और बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? 2006 में। 2000। महिलाओं को कितना % का अधिकार है? 50%। कितना? ग्राम पंचायत का काम, ग्राम पंचायत का काम क्या है? तो कृषि, पशुपालन, सिंचाई, मछली पालन करवाना। इंदिरा आवास देना लोगों को, है कि नहीं? बिजली की समुचित व्यवस्था करना। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई? 1985 में। कब हुई? तो याद रखिए ये सब कुछ काम है। अब एक है मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में। कहाँ से? तमिलनाडु से। पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु। शिक्षा का अधिकार कब आया? 2009 में। कब आया? लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। अब बताइए आर्टिकल 221A क्या है? मौलिक अधिकार है। ये क्या है? मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है? निःशुल्क शिक्षा। याद रखिएगा मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है? और कौन संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन। जब हम राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत में बात करते हैं तो अनुच्छेद कितना? 46। अनुच्छेद 46 की 45। कितना? 45 में है ना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या? निःशुल्क शिक्षा, है कि नहीं? तो ध्यान रखिए। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो पूछेगा 11वां मौलिक कर्तव्य भी क्या है? 11 मौलिक अधिकार कितना है? 11। मौलिक कर्तव्य कितना है? 11। कितना है? और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? यही है ना, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो ये तीनों जगह है भारतीय संविधान में। पहला मौलिक अधिकार दिया, दूसरा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, और तीसरा कितना? 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया। ये भी कौन संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो पूछेगा 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। कितना मौलिक कर्तव्य है? 11। कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य है। नहीं, और इसके लिए कौन समिति बनी थी? सरदार सोहन सिंह समिति। कौन समिति? सरदार सोहन सिंह समिति। याद रखिएगा। ग्राम पंचायतों की आय का साधन अनुदान के रूप में कौन देती है? सरकार। कौन देती है? और कर के रूप में खुद लेती है। कर लेती है कि नहीं? दुकानदारों से टैक्स लेती है। तो पूछेगा अनुदान कौन देता है? सरकार। और कर के रूप में वो क्या लेती है? टैक्स। किससे लेती है? दुकानदारों से लेती है। गांव में जमीन को नापना भी इनका काम है ना, ग्राम पंचायत। याद रखिए। और अभिलेख को रखना है उनका। कर्मचारियों का जो कार्य होता है उसे पटवारी कहते हैं या लेखापाल कहते हैं या कानून को कहते हैं। नहीं, ये भी पंचायत सचिव का काम होता है कि नहीं? तो ये पंचायत सचिव। अब हिंदू अधिनियम धारा 2006, ये इसी को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भी कहते हैं। तो पूछेगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया? 2005 में, जिसमें सुधार किया गया। पिता की मृत्यु के बाद जमीन का बंटवारा में बेटी और उनकी माँ को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। पहले था कि माँ मतलब जो पिता का है उसमें हक सिर्फ बेटों को होगा, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में उनकी बेटियों को और माताओं को भी बराबर का अधिकार दे दिया गया। यही हिंदू कोड बिल था जो 1951, जिसमें पहली बार विवाद भी हुआ था जवाहरलाल नेहरू और नेहरू के बीच में। तो पूछ सकता है हिंदू कोड बिल पहली बार कब आया था? 1951 में। और किन किन के बीच में विवाद हो गया था? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो आपसे पूछेगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब है? 2005। थोड़ा ये बात ध्यान रखिएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, ये आपसे पूछेगा। अब आइए, अब हम कुछ बातें आपको लिख दी है। भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 में, अब भाग 9 में नगर पालिका, 9 में, और 9 में सहकारी संघवाद, सहकारी। अब देखिए अनुसूची 11 का संबंध किससे है? पंचायत से। किससे? कितना विषय है? 29। कितना? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पारित हुआ, लेकिन लागू 24 अप्रैल 1993 को लागू कब हुआ? और 24 अप्रैल को कौन दिवस? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से। 12वीं अनुसूची किससे है? और इसमें कितना विषय? 18। कितना विषय? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लाया गया। और लागू कब हुआ? 1 जून 2006। 1 जून। तो दोनों बात थोड़ा ध्यान रखिए कि 12वीं अनुसूची नगर पालिका से 18 विषय, और कब लागू हुआ? 1 जून 2006। 1 जून 2006। अब आपसे पूछेगा कि बताइए नगर निगम किसे कहेंगे? तो नगर निगम उसे कहेंगे जिसमें 5 लाख से अधिक आबादी हो,
नगर परिषद किसमें कहेंगे? जिसमें 1 से 5 लाख तक की आबादी हो, और नगर पंचायत जहाँ 30,000 से 1 लाख आबादी हो। तो थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा, पूछेगा। नगर निगम में महापौर होते हैं, कौन होते हैं? मेयर, महापौर जिसको बोलते हैं। इसमें नगर परिषद में नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं, और नगर पंचायत में कौन होते हैं? चेयरमैन। पूछेगा नगर पंचायत के हेड को क्या कहते हैं? चेयरमैन। नगर परिषद में नगर पालिका अध्यक्ष, और नगर निगम में मेयर या महापौर। मेयर या महापौर। अब देखिए, सबसे पहले पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1952 को। 15 अगस्त 1952 को। तो पूछेगा, बताइए बिहार में भी कुल कितने नगर निगम है? 19। कितने हैं? और 19वां कौन बना है? सहरसा। कौन बना है? तो दोनों बात ध्यान रखिएगा। पहला नगर निगम पटना है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुआ था। अब देखिए 1994 में प्लेग, सूरत में कोई बीमारी फैला था, प्लेग। कौन बीमारी? प्लेग किससे होता है? चूहे से। क्या से? चूहा मारने वाली जो दवा है उसका नाम है रोडेंटिसाइड। तो चूहा मारने वाली दवा का नाम है रोडेंटिसाइड, ध्यान रखिएगा। रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड इसी में होता है, इसको बोलते हैं जिंक फॉस्फाइड। नहीं तो ध्यान रखिएगा, जिंक फॉस्फाइड होता है, ये भी बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। नहीं, प्लेग बीमारी के कारण याद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कहाँ होना था? पहला बैठक होना था पुणे में, लेकिन पुणे में हुआ नहीं हुआ। कहाँ हुआ? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत में। और इसके संस्थापक कौन थे? कौन थे? और पहले अध्यक्ष कौन बने? WC बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी। तो याद रखिएगा, चूहा के कारण, प्लेग के कारण सूरत में बीमारी फैल गया। कब फैला? 1994 में। कब फैला? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन बम्बई में, पुणे में होना था, वो कहाँ हुआ? बम्बई में। अब कुछ संकेतक है। कहाँ? 85 तो लिख ही दिए। सूरत में पूछा, सूरत में कब फैला? पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में वही फैला, उसके बाद भी सूरत में फैल गया। तो ये बात है, क्या एक ही जगह फैलेगा बीमारी? अब कोरोना तो चीन में था, इंडिया में कैसे आ गया मैडम? याद रखिएगा। अब यातायात संकेतक है, ध्यान रखिएगा। लाल बत्ती जब बढ़ता है तो वहां रुकता है कि चल देता है? रुकता है। हरी बत्ती पर चल देता है, पीली बत्ती पर क्या कहता है? धीरे धीरे सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है। तो तीनों बत्ती को ध्यान रखिएगा। प्राथमिक रंग RGB, रेड ग्रीन ब्लू को कहते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? RGB। अब जो भी है जैसे याद करना, रेड ग्रीन ब्लू। नहीं, अब जेब्रा क्रॉसिंग कैसे होता है? देखिएगा, ये सड़क है और यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइन होता है। नहीं तो इसको क्या कहते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। द्वितीय रंग क्या होता है? तो द्वितीय रंग वे रंग है जो दो प्राथमिक रंगों के मिलने से बनता है। जैसे लाल और नीला बना तो रानी, नहीं रानी। अब लाल हरा और नीला मिलकर क्या? पीकॉक नीला बनता है। और लाल हरा मिलकर क्या बनता है? पीला। लाल और हरा मिलकर पीला। तो थोड़ा ये द्वितीय रंग को याद कर लीजिएगा, परीक्षा में ज्यादा पूछता है। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? रेड ग्रीन और ब्लू। देखिए यही है जेब्रा क्रॉसिंग, दिख रहा है आपको? नहीं, अब यहाँ पर रुक के आपको पार करना होता है, पैदल चलने वाले के लोगों के लिए। इसी पर चल के आप उस पार जाइएगा। कुछ चिन्ह दिया गया है। नहीं, इसका अर्थ होता है रुकिए, इसका अर्थ है जेब्रा क्रॉसिंग। ये मतलब पार्किंग, दाहिने पार्किंग है मतलब निशान। इसका मतलब क्या है? हॉर्न पे देखिए फोटो है, हॉर्न नहीं बजाना है, ठीक है। इसका अर्थ देखिए अस्पताल है, बेड लगा हुआ है। इसका मतलब प्लस है, यहाँ पर प्राथमिक उपचार केंद्र है। तो ये सब आपको सिंबल दे दिया जाएगा परीक्षा में। यहाँ देखिए, अगर एंट्री नहीं है ऊपर जाने का मतलब प्रवेश निषेध है। यहाँ पर अगर फोटो पर इकट्ठ हो जाता है हिस्सा, तो यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना है, हॉर्न नहीं बजाना है। लेकिन यहाँ पे नहीं है कुछ, इसका मतलब क्या? हॉर्न बजाना है। नहीं, इसका मतलब क्या? हॉर्न बजाना है। यहाँ पर पार्किंग क्या है? निषेध है, अगर कट गया है तो। इस चीज सबको आप देख लीजिएगा बस। और क्या है, यहीं पर आपका क्लास जो है, ये 6ठी कक्षा का जो पहला भाग 1 है वो आपका समाप्त होता है। और इस चीज को आप देखते हुए आज का क्लास यहीं तक।